ये हमारा बायोलॉजी का अध्याय 12 है जो कि अंतिम है। पोषण पोषण एवं संबंधित जितने भी रोग हैं इस अध्याय में हम क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे ऐड करके वीकली भी दे देंगे। तो पोषण का उद्देश्य है, पोषण का उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त में से सभी होगा। रोगों से सुरक्षा करता है, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास भी करता है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करेगा। तो पोषण से बहुत काम होता है, बिना पोषण के हम लोग जीवित भी नहीं रहते, यही समझ जाइए, है ना। रोग पोषण है तभी शरीर भी सुरक्षित है। जीव अपने शरीर की वृद्धि जो है एवं विकास, जिसे ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलते हैं, के लिए शारीरिक क्रिया, जो शारीरिक हम लोग क्रिया करते हैं, हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा रोगों से सुरक्षा के लिए पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं। अब यही है कि बाहरी खाने ज़्यादा खाएंगे और घर का खाना कम खाएंगे तो बीमारी तो होना ही है, तो उससे भी बचाया जाता है, तो घर का खाना खाइए। पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करके या उपयोग करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। न्यूट्रिशन भी कहते हैं पोषण को ही। समझ गए? दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। भोजन की प्राकृतिक एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। तो पोषण का एक प्रकार नहीं है तो बताइए क्या होगा? तो भोजन की प्राकृतिक एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतु में पोषण का एक प्रकार नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। अब नहीं क्यों है चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण हमारे पादप के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पादप मतलब पौधे के लिए। चलिए, भोजन की प्राकृतिक एवं उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण के 3 प्रकार में पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला पूर्णभोजीय पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और एक होता है तीसरा मृतो परजीवी पोषण। तो हम इसमें पढ़ेंगे आगे पहला पूर्ण भोजी पोषण। तो यह पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है। मतलब पूर्ण भोजी मतलब क्या होता है कि हम पौधे से या जंतु से, मतलब पौधे से फल खाते हैं, आम खाते हैं, सेब खाते हैं, और जंतु को भी कोई कोई खाते हैं, है ना। जंतु जंतु से अगर जंतु में देखा जाए तो कई लोग मांस मछली भी खाते हैं, दूसरा चीज उसका दूध का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब है। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपमार्जक जंतु आते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि परजीवी पोषण। इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ अस्थायी अथवा अस्थायी संपर्क मतलब बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि परजीवी पोषण मतलब होता है कि आप किसी पे डिपेंड हैं या किसी के मदद से आप खा सकते हैं, कर क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे में बाह्य परजीवी, जिसमें जोक, जू, मच्छर ये सब क्या है? बाह्य परजीवी होते हैं। ये भी आपका है। तो जो देखवे करते हैं, मच्छर देखवे करते हैं, काट काट के आपका खून चूस लेगा, ऐसे जोक भी वही है। और आंतरिक परजीवी जैसे कि गोल कृत्रिम, फीता कृत्रिम, ये सब जो है आंतरिक है, परजीवी है। समझ गए? कि मृतो परजीवी ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे आप मृतो परजीवी भी बोल सकते हैं। तो मृतो परजीवी पोषण की अगर बात करें तो इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं, मतलब जंतु जो है, जंतु मृत जंतुओं एवं पादपों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो ये मृत परजीवी के अंतर्गत रखे जाते हैं, कवक और जीवाणु। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे कि पोषण की किस विधि को प्राणिशम पोषण भी कहा जाता है। प्राणिशम पोषण भी कहते हैं, मतलब हमारे जीवन की बात है, हमारा प्राण से संबंधित है प्राणी जीव, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण है तभी तो रोग से सुरक्षा मिलेगा। अच्छा खाएंगे तभी तो बचेंगे, या मतलब पेट भरना चाहिए तभी तो जीवित हैं, तो वही प्राणी सम पोषण में आएगा। तो मतलब पूर्णभोजी पोषण में आएगा, पूर्णतः भोजन। समझ गया ना? परजीवी सब तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन पूर्णभोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, अभी ये अंतिम है, इसके बाद हम पीपीटी तैयार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पूर्णभोजी पोषण को ही प्राणिशम
पोषण भी कहा जाता है। इस पोषण विधि से जंतु द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उनका पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। समझ गए? पूर्णभोजी पोषण क्या है? एक प्राणी संपोषण है भी कहते हैं, हम जानते हैं। इस पोषण में क्या होगा? पूर्णभोजी पोषण में क्या होगा? इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं? जंतु द्वारा जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? पाचन या अवशोषण करते हैं। समझ गए? प्राणी संपोषण जिसे हम पूर्णभोजी पोषण भी कहते हैं कि क्या है? 5 चरण होते हैं, 5 चरण में बटे होते हैं। पहला तो अंतःग्रहण भी का, दूसरा पाचन डाइजेशन, तीसरा अवशोषण जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्व करने वाला, अवशोषण करना, करण क्या होता है? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं इसे? स्वांगीकरण। चौथा क्या हुआ? स्वांगीकरण। तथा उत्सर्जन आपका हो गया। उत्सर्जन भी इंपॉर्टेंट है। कितने चरण में? 5 चरण में होता है। समझ गए? कौन सा? पूर्णभोजी पोषण को बांटा गया चरण में, जिसे हम प्राणी संपोषण भी कहते हैं। चौथा प्रश्न, ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है पोषक तत्व है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट है तो चलिए हम जानते हैं, इसको जानकारी लेते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, पता है ना आपको? पता ही होगा। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। और सही बात है, कार्य जैसा जैसा करेगा उस हिसाब से बांटा गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा एक साथ बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाली पदार्थ होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा खाएगा तो एनर्जी आपको तुरंत मिलेगा, ऊर्जा प्रदान होगा। शरीर का निर्माण करने के लिए कौन सा पदार्थ खाते हैं? तो प्रोटीन की बात होती है। शरीर का अगर निर्माण की बात होगी, मतलब आगे बढ़ने की, तो प्रोटीन। और एनर्जी के लिए बात करनी होगी तो कार्बोहाइड्रेट और वसा टिक लगाइएगा। अब मोटाबॉलिक की बात करेंगे, मतलब उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का, मोटाबॉलिक को कंट्रोल करने की बात होगी। करने वाली पदार्थ कौन है? जल होता है, विटामिन होता है और खनिज होता है। तो विटामिन भी हमारा उपापचय को नियंत्रित करता है, जल भी करता है और खनिज भी। मोटाबॉलिक को कंट्रोल कौन करता है? जल, विटामिन और खनिज। ठीक है। चौथे प्रश्न की अगर बात करें, चौथा प्रश्न है प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो खनिज और विटामिन है। पांचवा प्रश्न क्या है? सुनिए, पांचवा प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? बताइए। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड, ये किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो हम बताएंगे डी, कार्बोहाइड्रेट के हैं। देखिए ना, सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे याद रखिएगा। अब चलिए डिटेल जानते हैं। तो हम जान गए भाई कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम जानते हैं। तो मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बहुत सरल, सिंपल होता है। जैसे में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर ऑप्शन में आए तो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा है, तो बोलेंगे मोनोसैकेराइड है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है मोनोसैकेराइड का। ये भी सवाल पूछता है। डाइसैकेराइड जो है मोनोसैकेराइड के 2 अणु से मिलकर बनता है। मतलब मोनोसैकेराइड के मान लीजिए 2 अणु हैं छोटे छोटे, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा डाइसैकेराइड। इसलिए डाई हो गया, जुड़ गया। ठीक है। जबकि पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो अनेक मोनोसैकेराइड, मतलब इसका एक नहीं, मतलब मोनो का एक नहीं, फिर बहुत सारा से मिलकर क्या होता है? क्या? पॉलीसैकेराइड। किससे मिलकर? मोनोसैकेराइड के कई अणु से मिलकर। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन है, तो जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। किसमें हो जाता है? तो ये जल में विघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। जैसे में मंड हमारा हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया और ग्लाइकोजेन हो गया। ये सब हमारा क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा मानिए। यह संग्रहित ईंधन का कार्य करता है। तो आपसे पूछेगा कि ईंधन का कार्य करने का काम करता है जो है कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऊर्जा की बात, तो वो उसमें कौन कौन आएंगे? तो मंड आएंगे, सेलुलोज आएंगे, काइटिन आएंगे और ये ग्लाइकोजेन आएंगे। छठा प्रश्न,
छठा प्रश्न क्या है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है? कौन सा पोषक पदार्थ है जो कि कोशिकाओं का वृद्धि करता है? तो हम जानते हैं प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब हमारे शरीर का निर्माण की काम करता है। तो निर्माण का काम कौन करेगा? यही करेगा ना, आप समझ गए। अब चलिए बताते हैं। तो देखिए, कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है जो 20 एमिनो अम्लों के अनेक संयोजनों से बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो 20। ठीक है, ये हम जान गए। अब कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य कौन करेगा? तो हमारा प्रोटीन करेगा। सेल का वृद्धि होगा तभी तो हमारे निर्माण होंगे शरीर का, तो आप जानते हैं। अब प्रोटीन जो है क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त होता है। और याद रखना है, इसमें कितने 20 एमिनो अम्ल के अनेक संयोजनों से बने होते हैं। ये हमारा समझ गए, प्रोटीन की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, और प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं। तो गैसीय संवहन का भी कार्य करता है कौन? प्रोटीन। किसमें? किस रूप में? हीमोग्लोबिन के रूप में। तथा हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेता है कौन? प्रोटीन। हार्मोन्स के संश्लेषण में भी भाग लेगा। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं? विभिन्न प्रकार होते हैं। एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और रक्षात्मक प्रोटीन होते हैं, जिसे एंटीबॉडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। समझ गए? तो ये भी जान गए। संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन मतलब हीमोग्लोबिन आदि जो है। परिवहन प्रोटीन किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को ही कहा जाता है, जिसे हम संवहन के कार्य के रूप में भी कहते हैं। इसे संवहन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, संवहन ऊर्जा भी कह सकते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, सुनिए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है, तो यह है प्रोटीन। प्रोटीन ही तो है 80% भाग, समझ जाइए। तो अधिकांश प्राणियों के शरीर में जीवित पदार्थ, अगर जीवित पदार्थ पूछे मतलब कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं, जीवित पदार्थ की जगह पे हो सकता है कार्बनिक पदार्थ दे, तो भी समझना है प्रोटीन से ही संबंधित है। में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा, समझ गए। तो लगभग 80% होते हैं कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में, मतलब प्राणियों के जीवित पदार्थ कहते हैं, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। आठवां प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी मतलब मोटाबॉलिक प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो हम बताएंगे वसा से मिलता है। मोटाबॉलिक की अगर बात करें, अधिकतम ऊर्जा की बात करेंगे तो वसा टिक लगाएंगे। वसा बहुत जरूरी है, फैट जिसे कहते हैं। तो वसा के उपापचयी प्रक्रम, जिसे उपापचय मतलब मोटाबॉलिक, मोटाबॉलिक मतलब कहने का मतलब होता है कि पाचन एवं अवशोषण, पाचन करने का भी बात होगा, अवशोषण करने का बात होगा। तो ये क्या है? उपापचय का ही हिस्सा है। से क्या होता है? अन्न पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्यादा खाइएगा वसा तो दिक्कत है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा, अगर मान लीजिए 1 ग्राम फैट ले रहे हैं, मतलब वसा ले रहे हैं, आज से लेकर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। और 1 ग्राम ग्लूकोज जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, सोचिए वसा और यहाँ पे 1 किलो ग्लूकोज लीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आया? नहीं आया? सुन लीजिए। 1 ग्राम अगर वसा लेते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा आप क्या होगा? प्राप्त होगा। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। अगर 1 ग्राम प्रोटीन आप लीजिए, ठीक है, तो 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। तो वसा से आपको 9.3 होगा, सबसे ज़्यादा हुआ कि नहीं। फिर कार्बोहाइड्रेट से 4.2, फिर उसके बाद प्रोटीन से 5.4। तो प्रोटीन सेकंड नंबर पे रखिएगा, थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। अगर ऊर्जा के मामले में बात करें तो शरीर निर्माण में तो भाई प्रोटीन ही आ गया, ये भी आप जानते हैं। तो ये बात हुई। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी जल्दी अगर देने की बात होगी तो वसा की बात होगी। 9वां प्रश्न क्या है, सुनिए। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर एवं तरुणों में जो है न्यूनतर होती है। क्या होती है? न्यूनतर होती है।
वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए वृद्ध व्यक्ति को अगर है, तो उनको वृद्धि के लिए अगर ग्रोथ के लिए अगर है, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में उनके शरीर में मांसपेशियाँ तथा हड्डियों जो है हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाती है तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? दर जो है कम हो जाती है। 10वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल बोलिए, उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो चावल में नहीं होते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 एमिनो अम्ल बोलिए, अमीनो अम्ल बोल दीजिए, एमिनो भी बोल सकते हैं, अमीनो भी बोलिए। तो प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्ल से 9 को अनिवार्य एमिनो अम्ल माना जाता है, मतलब एमिनो अम्ल माना जाता है। तो एक बात जान लीजिए, 20 एमिनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करता है, तो भाई दूध और सोयाबीन अंडा में तो है ही प्रोटीन, तो होगा ही। चलिए, लेकिन चावल में नहीं होता। चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। तो एमिनो अम्ल माना जाता है, तो 9 को अनिवार्य माना जाता है, 20 में से 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें इन 9 अनिवार्य एमिनो अम्लों, देखिए अमीनो कर दिया, यहाँ पे एमिनो कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। 9 अनिवार्य मतलब इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है ना, अमीनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है, तो 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है। वे संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। 9 जो अनिवार्य होता है ना, इसलिए संपूर्ण कहला जाता है। दूध हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो दूध हो, अंडा हो, मछली हो, मांस हो, सोयाबीन हो, इस सब में आपको प्रोटीन मिलेगा, तो अमीनो अम्ल भी मिलेगा, है कि नहीं। 9 अनिवार्य मतलब जरूरी। अब 9 में से आपको कौन कौन है, चलिए हम जानते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। पहला है ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्री को अलग कर दीजिए, पटो अलग कर दीजिए, फैन अलग कर दीजिए, तो ट्रिप्टोफैन, फैन हो गया ना पंखा, ऐसे याद रखिए, ट्रिप्टोफैन ये हमारा अमीनो अम्ल का पहला है। दूसरा क्या है? इसे भी तोड़ दीजिए, 3 अलग कर दीजिए, योनिन कर दीजिए, तो 3 योनिन है ना, 3 योनिन ये हमारा दूसरा अमीनो अम्ल का है। तीसरा में आता है कि आइसो, यहाँ पे अलग कर दीजिए, आइसो को अलग कर दीजिए और ल्यूसिन को अलग कर दीजिए, तो आइसो ल्यूसिन हो गया ना, ल्यूसिन, क्लियर हो गए। ये भी अमीनो अम्ल का तीसरा नंबर पे आ गया। चौथा नंबर का यही पार्ट को काट के यहाँ पे कर दीजिए, ल्यूसिन कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया। आज चले आइए पांचवा अमीनो अम्ल का, तो इसमें लाइसिन बोल दीजिए, लाइसिन है ना, आइसो ल्यूसिन, देखिए यहाँ पे क्लियर करता हूँ, याद करवाता हूँ, आइसो ल्यूसिन, लाइसिन है ना। छठे नंबर में 2 हैं, एक है आपका सिस्टीनी, एक है मेथी, अलग कर दीजिए, योनिन कर दीजिए, ठीक है। तो मेथिन, योनिन, सिस्टीन ये आपके छठे नंबर पे आ गया। 7वें नंबर वाला अगर अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो इसमें भी 2 हैं, कौन कौन? तो देखिए, एक तो आप टाइरोसिन याद रखिएगा, एक हो गए, और इसके आगे क्या है? फेनिलेलिन बोल दीजिए, लेलिन को याद कर लीजिएगा इतिहास में, ठीक है, तो फेनिलेलिन, तो ये हो गए। चलिए ये भी क्लियर हो गए। 8वें नंबर वाले देखिए, तो ये हो गए वैलिन, क्या हो गए? वैलिन, और ये सब क्या है? अमीनो अम्ल है। 9 जरूरी है, 20 में से 9 जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें 9 का नाम है, जिसमें 8वां नंबर वैलिन है, और आपका 9वां नंबर जो है एमिनो अम्ल का नाम क्या है? हिस्टिडीन है। क्या है? हिस्टिडीन कर दीजिएगा। चलिए क्लियर हो गया। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? विकृत नहीं करेगा तो वो भारी धातु लवण जो है नहीं कर सकता है। अब ये बात आ गई प्रोटीन से संबंधित है, तो हम इसका जवाब देते हैं। यहाँ पे नहीं सवाल है, तो क्यों भाई ऐसा बात है कि धातु लवण नहीं आएगा, भारी धातु लवण? तो चलिए जानते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण तो हम जान गए कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, जिसमें से 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं।
आप देखिए अमीनो अम्ल के संयोजन से होता है, तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे होते हैं? 20 अमीनो अम्ल के मिलने से होता है, जिसमें 9 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम पढ़े हैं। तथा आगे पढ़ेंगे अमीनो अम्ल जो है अमीनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनता है, मतलब जुड़कर बनता है, मदद से बनता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? कभी-कभी इसमें गंधक मतलब सल्फर भी पाया जाता है, तो इसमें कभी-कभी आपको गंधक भी मिलेगा, तो ये भारी धातु कैसे बनेगा? नहीं ना, तो यहाँ पे गलत हो गया। 12वां प्रश्न की बात करेंगे तो अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। देखिए अल्फा नाम का अल्फा, बीटा ये सब है ना, गामा, तो जिसमें अल्फा केराटिन नामक एक प्रोटीन है उपस्थित होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी त्वचा में। किसमें? त्वचा में। ठीक है ना? त्वचा में होता है। अब त्वचा में होता है तो चलिए जानते हैं, तो सुनिए। अल्फा केराटिन केराटिन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। क्या है? तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार माना जाता है अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर, बालों, नाखूनों, जंतु के सींगों एवं खुरों आदि में पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि अल्फा केराटिन कहाँ-कहाँ पाया जाता है, जिसे अल्फा को हम एक्स केराटिन भी बोलते हैं, है ना? तो आप इसे बताइएगा कि प्रोटीन का एक समूह है ये, जिसमें हम बताएँगे कि ये प्रोटीन जो है अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है, ये स्तनधारियों में मिलेगा, मतलब मैमल्स में मिलेंगे। मैमल्स की त्वचा के बाह्य स्तर पे मिलेगा, मतलब बाहरी स्तर पे मिलेगा, बालों में मिलेगा, नाखूनों में मिलेगा, जंतुओं के सींगों में मिलेगा, खुर में, ये सब आदि में पाया जाएगा। तो आप भूलिएगा नहीं, अल्फा केराटिन अगर आ जाए तो हम बताएँगे बाल में, नाखून में, सींग में और खुर में। समझ गए? सूंघ में नहीं, ठीक है? अब बीटा केराटिन की अगर बात करेंगे, जिसे हम बीटा केराटिन बोलते हैं, बी केराटिन से सिंबल है। यहाँ पे देखिए अल्फा ऐसे भी दे देता है, ठीक है? तो इसलिए कट-कुट कर दिया है, ठीक है ना? तो एक्स केराटिन इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? बताना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि गलत बताए। गलत नहीं है, वो सही है। तो बीटा केराटिन की अगर हम बात करेंगे अब, तो नामक क्या है? ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये कहाँ? पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। मतलब पक्षी में ये मिलेगा आपको, बर्ड में मिलेंगे, सरीसृप मतलब रेंगने वाले में मिलेंगे। इसमें जो है पक्षियों के पंखों में मिलेगा बीटा केराटिन, नाखूनों में मिलेगा, पक्षी का नाखून में मिलेगा, पंजों में मिलेगा आपको, चोंच में मिलेगा तथा सरीसृपों के सल्कों तथा कवचों सेल्स होते हैं ना, उसके निर्माण में मिलते हैं। कवच में, सुरक्षा जो कवच होता है इसका, है ना? इसमें मिलते हैं। सल को मतलब हड्डियों में भी मिलता है, स्केल में मिलता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन समझ गए। 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या है? तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? तो हम बताएंगे सी, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और सही बात है, हमारा शरीर का जो वृद्धि होता है या वृद्धि ना होना, ये सब प्रोटीन की कमी के कारण होता है और प्रोटीन के होने की वजह से होता है। समझ गया होंगे? अब आगे हम बढ़ते हैं और भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन जीव द्रव का मुख्य अव्यय है। क्या है? मुख्य अव्यय है। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। शरीर की वृद्धि क्या होती है? धीमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी की अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, शरीर की वृद्धि मतलब ग्रोथ कहिए, विकास कहिए, मतलब डेवलपमेंट कहिए, या जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। क्या है? आवश्यक पोषक तत्व है हमारे लिए प्रोटीन। वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, विकास के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक रूप से विकास करिएगा तभी तो हो पाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं। जैविक क्रियाओं का मतलब हमारे शारीरिक क्रिया अगर करना है या जो भी किया जाता है वो भी उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग 14 प्रश्न। गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग जो है पीला सफेद आपको दिखेगा, तो ये है केशिन के साथ कैरोटीन का मिलना, इसके कारण होता है। केशिन के साथ कैरोटीन आपको मिल जाएगा ना, तो आपको दूध जो है पीला सफेद दिखता है। अब पीला सफेद दिखता है तो जानकारी लेते हैं। तो गाय के दूध में केशिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति
के कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो किसके कारण होता है? प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है और उसमें क्या क्या होता है? केसिन नामक प्रोटीन होता है इसलिए। जबकि कैरोटीन जो है यह भी एक प्रोटीन है। कैरोटीन क्या है? एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। ये भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं गाय के दूध में वसा मतलब फैट की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। मतलब गाय का दूध अगर पी रहे हैं तो उसमें वसा कम रहेगा, लेकिन भैंस का दूध पी रहे हैं तो उसमें वसा रहता है, मतलब फैट ज़्यादा रहता है। समझ गए? गाय के दूध में लगभग 3.5 से लेके 4% वसा होता है, मतलब फैट होता है। लेकिन भैंस के दूध में 7.2% होता है। इसलिए कहा जाता है कि भैंस का दूध पीजिएगा तो मोटा दिमाग हो जाएगा लेकिन ताकत आ जाएगा। अब प्रश्न क्या है सुनिए। 15वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही कूट का चुनाव कीजिए। तो चुनाव करना है सूची 1 सूची 2 में। अब चुनाव करने के लिए आगे तो जानिए लैक्टोज। लैक्टोज जो है क्या है? तो लैक्टोज जो हमारा है वो है हमारा दूध का मीठापन। लैक्टोज क्या है? दूध का मीठापन है। अगर लैक्टोबैसिलस आ जाए तो आप किसे टिक लगाइएगा? तो ये दूध का दही में परिवर्तन करता है लैक्टोबैसिलस। सोचिए लैक्टोज से हम जानते हैं कि दूध का दही, लेकिन लैक्टोज अगर है तो दूध का मीठापन होगा। लैक्टोबैसिलस आ जाए तो दूध का दही में परिवर्तन करेगा। और रेनिन अब रेनिन है वो आएगा हमारा दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसिन क्या था? दूध का सफेद रंग। यहाँ पे कैरेटिन आता है तो दूध का पीला रंग, है ना? समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा होगा आपको वो सही होगा, है कि नहीं? चलिए देख लीजिए, दिया हुआ है जिसमें हमको लगता नहीं है कि ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता है, ठीक है ना? लैक्टोज ये सब तो पढ़ लिया। चलिए इस पे क्या है, टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो बताएंगे तो ये है पनीर। पनीर करता है, सही बात है। हमारे मानव शरीर में नए ऊतकों की अगर वृद्धि की बात होगी तो पोषक तत्व का प्रदान कौन करेगा? पनीर करेगा। अब पनीर करेगा तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। पनीर में क्या पाई जाती है? प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है। इसलिए यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है ना? इसके कारण जो है आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। दूध से पनीर का निर्माण जो है लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोबोरम। क्या बोलते हैं? सिट्रोबोरम नामक जीवाणु के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से होता है। मतलब किण्वन के माध्यम से होता है। दूध को क्या करते हैं? फाड़ने के बाद हमारा जो है पनीर बनता है। तो याद रखिएगा, तो लैक्टोबैसिलस ऑप्शन में रहे या आपको ल्यूकोनोस्टॉक रहे या सिट्रोबोरम, ये साथ में रहे तो समझ जाइए कि हमारा दूध से पनीर बनेगा, है ना? ऐसे याद रख लीजिए। 17वां प्रश्न की अगर बात करें तो 17वां प्रश्न है विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब कार्बनिक यौगिक होते हैं तो फायदे तो होंगे जरूर होंगे। सर्वप्रथम वर्ष 1912 में वैज्ञानिक कैसिमीर फंक नाम है इनका, ठीक है? कैसिमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। तो कब किया था? 1912 में किया था। कौन किए थे? फंक जी किए थे। पूरा नाम कैसिमीर फंक है, ठीक है, जो कि विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे। विटामिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है विटामिन, जो कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है? समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है? मतलब मोटाबॉलिक के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। विटामिन जो है शरीर में संश्लेषित नहीं होते। विटामिन जो है आपको बाहर से आप ले सकते हैं विटामिन को,
शरीर के अंदर नहीं होते हैं, या सूर्य के माध्यम से लीजिए, या कोई पौष्टिक पोषक तत्व से लीजिए, ये कर सकते हैं। इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, भोजन के माध्यम से करिएगा। अब विटामिन्स को सहायक आहार भी कहा जाता है, सहायक भी करता है भाई, सहायकता के लिए ही विटामिन दिया जाता है कि विटामिन लीजिए तो आप अच्छे से रहिएगा, विटामिन लीजिएगा तभी आँख की रोशनी आपकी बनी रहेगी, है कि नहीं? ये सब। 18वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही सम्मिलित नहीं है, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी। कैसे होगा बेरी बेरी भाई? बेरी बेरी तो हमारा विटामिन B1 का नाम है कि नहीं? विटामिन B1 का, जिसे हम थायमीन बोलते हैं, यहाँ पे थायमीन होता तो सही होता, है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, ये जो है राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का है, B12 नहीं, B2 का है कि नहीं? B2 का है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ये हम जानते हैं। मानव शरीर में इसका जो है, इसकी कमी से कहिए या इससे कहिए, तो इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, जबकि बेरी बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, जिसे हम इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो थायमीन बता देना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल हम बाद में देंगे। 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत कौन नहीं है? दूध नहीं है, और क्या? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत आम, गाजर और पपीता माना जाएगा, लेकिन दूध नहीं। अब क्यों? आगे चलते हैं। तो देखिए, आम, पपीता, गाजर विटामिन ए की प्राकृतिक स्रोत है भाई, नेचुरल है, जबकि दूध विटामिन ए की प्राकृतिक स्रोत नहीं है। समझ गए? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए गाजर खाते रहिए, मस्ती से रहिए और खुश आनंद रहिए। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में भंडारित नहीं होता है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी नहीं होता है तो चलिए जानते हैं। तो विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील है। मतलब घुलनशील, विटामिन सी आप जानते हैं, विटामिन सी और बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील होगा, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए बाह्य स्रोत से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है, क्योंकि जल में घुल जाता है तो कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, अभी जाएगा। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं होता, इसलिए शरीर में ये दिखता नहीं है, बेचारे निकल जाते। 21वां प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हम बताएंगे विटामिन के की। अगर रक्त का थक्का रोकना है भाई, रक्त का थक्का बनाना है, तो भाई विटामिन के की भाई जरूरत होती है, आवश्यकता होती है कि नहीं? जानते हैं। विटामिन के यौगिक का एक समूह है। क्या है? विटामिन के जो है यौगिक का एक समूह है, जिसमें विटामिन K1 बोलिए, ठीक है? विटामिन K1 जिसमें हरी पत्ती वाली सब्जी से प्राप्त होता है, तो विटामिन K1 में हरी सब्जी वाली पत्ती से प्राप्त होता है। विटामिन K2 में मांस, अंडा, चीज से प्राप्त होता है K2 में। ये प्रमुख यौगिक हैं। विटामिन K चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। ये हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, यह विटामिन जो है, कौन विटामिन? विटामिन के अस्थि उपापचय मतलब बोन मेटाबॉलिज्म तथा रक्त के कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, समझ गए, रक्त में। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन? विटामिन के। 22 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रिकेटेश बोलिए, सूखा रोग बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटेश तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया, क्या होता है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो वयस्क में, बड़े लोग में ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है विटामिन डी की कमी से, और नहीं तो बच्चों में रिकेटेश की कमी हो जाती है। रिकेटेश मतलब सूखा रोग कहिए। रिकेटेश से प्रभावित बच्चों के जो है पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमैलेशिया
से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी जो है झुक जाती है एवं हड्डियों के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब जो हड्डी का रीढ़ का जो है हड्डी जो है टूटने की संभावना बढ़ जाती है ऑस्टियोमैलेशिया के कारण। तो ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। 23 क्वेश्चन नंबर है कि अलसी अलसी किस पोषक तत्व के प्रचुर स्रोत हैं? मतलब कौन सा ऐसा स्रोत है बताइए। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा। ओमेगा 3 वशीय अम्ल है। क्या है? वशीय। यहाँ पे हो सकता है ओमेगा 3 ना देके वसा दे दे, तो वसा होता है, वशीय अम्ल है अलसी। अलसी जो है समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है। क्या है? पौधा एक है अलसी, याद रखिएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलेगा ये। इसमें जो है ओमेगा 3 वशीय अम्ल प्राप्त जो है मात्रा में पाया जाता है। तो ओमेगा 3 वशीय अम्ल जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा अलसी से, जो कि रक्त नलिकाओं में जो है वसा के जमाव को रोकने के लिए सक्षम होता है। समझ गए? वसा के जमाव को रोकने के लिए सक्षम होता है तथा संबंधी रोगों की संभावनाओं को कम करता है। 24 क्वेश्चन नंबर, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, खट्टा फल में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी पाया जाएगा खट्टा फल में। हम जानते हैं खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम आदि में जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये खट्टा फल है कि नहीं? चलिए, इसमें और भी विटामिन मिलते हैं, लेकिन हमको अभी विटामिन सी पढ़ रहे हैं, इसलिए विटामिन सी में नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम। अब देखिए विटामिन सी की अगर बात करेंगे तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। जानते हैं? पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। ठीक है, यह मतलब विटामिन सी की बात हो रही है, खट्टे फल की बात हो रही है। तो कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण मतलब आयरन का अवशोषण, घाव भरने तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है? तो विटामिन सी जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देखा जाए तो कोलेजन नामक एक संरचनात्मक प्रोटीन के भी निर्माण में काम आता है, लौह के अवशोषण में काम आता है, घाव भरने में आता है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग हो जाता है। समझ गए? तो एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं किसे? विटामिन सी को। इसलिए एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो। 25 क्वेश्चन नंबर, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध मतलब अवरोधक का कार्य करती है? बताइए, अवरोध नहीं अवरोधक का कार्य करती है। तो वो करता है शरीर की उष्मीय या शरीर का उष्मा का क्षय करना ही अवरोध हो रहा है। तो हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा मतलब फैट शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, हो जाता है। अर्थात यह जो है शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। यही बात है वसा जो है अवरोधक के रूप में क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसे बाहर निकालने में रोक देती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। 26 क्वेश्चन नंबर है कि एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी 45 ग्राम। कितना? 40 ग्राम, 45 ग्राम है। ठीक है, चलिए अब 45 ग्राम है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थ की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है निम्नवत है। प्रोटीन है 45 से 46 ग्राम, वसा है 20 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम होता है 400 मिग्रा होता है, आयरन होता है 30 मिग्रा होता है। तो ये हमारे जो है समान क्रियाशील में अगर महिला का अगर पोषक पदार्थ पूछे तो ये हमारा है। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए अगर पोषक पदार्थ की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है 45 से 46 ग्राम होता है, वसा की मात्रा में 20 ग्राम का ही होता है, कैल्शियम अगर 400 मिग्रा की बात करते हैं, आयरन महिलाओं की अगर पोषक पदार्थ में देखें तो 30 मिग्रा होता है। बस इतना जान लीजिए। 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न है कि वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के लिए मतलब मस्तिष्क के एक गंभीर रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, बताइए वह कौन सा प्रोटीन है? बताइए वह प्रोटीन का नाम बताइए जो हमारे मस्तिष्क मतलब दिमाग के गंभीर रोग है जिसे अल्जाइमर कहते हैं वो उत्पन्न हो जाता है। बताइए, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एमिलॉइड। ठीक है, एमिलॉइड प्रीकर्स, ठीक है, प्रीकर्सर
प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अगर बात करते हैं तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, बीटा का पढ़े थे, अल्फा पढ़े थे हम लोग, बीटा भी पढ़े थे, तो बीटा यहाँ पढ़िए। बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन एक होता है, ठीक है। तो बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन मस्तिष्क के गंभीर रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। अगर ये है दिक्कत तो ये अल्जाइमर की बीमारी होने की संभावना होती है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है, मतलब सोचने की क्षमता उनकी जो है थोड़ी सी, जो हम लोग वास्तविक जीवन से अलग हो जाते हैं, है कि नहीं, तथा उसकी याददाश्त जो होते हैं, मेमोरी जो होती है, कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त बोलते हैं, जो कि हमारी मेमोरी, याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं जो हम हैं। 8 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो ये गुर्दा पे पड़ता है। गुर्दा मतलब, गुर्दा किस है? किडनी को बोलते हैं। किडनी मतलब ब्रेक को बोलते हैं, है ना। चलिए जानते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव गुर्दा मतलब किडनी पर पड़ता है, इसलिए ज़्यादा उपवास मत कीजिए, पानी को पीजिए। शरीर में उपापचय के समय ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। एकदम मेटाबॉलिक कुछ ऐसे बनते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अगर मान लीजिए हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होगा तो वो हो गया नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सब दिक्कत है कि नहीं? तो किडनी से संबंधित है, तो इससे समझ जाइए, पानी को पीजिए, टाइम पे खाना खाइए, सब स्वस्थ रहेगा, दुनिया स्वस्थ रहेगी। 29 क्वेश्चन नंबर है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। चलिए, एपो एंजाइम कहने की बात है तो सुनिए। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे जो है प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा एंजाइम जो है क्या है? एक प्रोटीन का भाग है जिसे एपो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। अब एपो एंजाइम है तो एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर क्या होगा? प्रो एंजाइम हो जाएगा। अब प्रो एंजाइम को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, जाइमोजन के नाम से भी जानते हैं। बस इतना जान लीजिए। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यकृत मतलब लीवर द्वारा किया जाता है, और लीवर द्वारा किया जाता है मतलब विटामिन के। क्या है? विटामिन के। तो विटामिन के में जो है आपको विटामिन के जो है यकृत द्वारा ही आपको मिलेगा, संश्लेषित किया जाए। तो यकृत के द्वारा अगर संश्लेषण की बात होगी तो विटामिन के टिक लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए यकृत जो है मतलब लीवर जो है विटामिन के का संश्लेषण करता है, ये हम जान गए। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। तो विटामिन के जो है हमारा, हम जानते हैं विटामिन जो है हम बाहर से सहायक के रूप में लेते हैं हम लोग विटामिन शरीर के लिए। तो ये हमारा विटामिन के जो है यकृत में संश्लेषित होता है, ये हम जानते हैं। और रक्त का स्कंदन करने में सहायक करता है, मतलब रक्त को मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब बढ़िया करने में, सुरक्षित रखने में काम करता है। विकल्प में दिए गए जो चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ये अब जान लीजिए। किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं चारों। तो चारों में विटामिन ए, ई, के, डी, बी और सी को छोड़कर सब जो है लगभग आपको वसा में ही घुलनशील मिलेंगे। बी और सी जल में, है कि नहीं। अगर बात करेंगे हम लोग 31वां प्रश्न की, तो वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12, ठीक है, B12 की एक घटक है? तो बताइए कौन है? तो हम जानते हैं कोबाल्ट का नाम सुने होंगे, कोबाल्ट ही होगा, बहुत बार पढ़े हैं इसलिए हम फास्ट चलेंगे इस पे। तो देखिए विटामिन B12 का प्रमुख घटक अगर पूछे तो कोबाल्ट लगा दीजिएगा, ठीक। विटामिन B12 का दूसरा नाम अगर पूछे या रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है, कोबालामिन बोलते हैं। इसका स्रोत जो है विटामिन B12 का मांस खाइए, मछली खाइए, यकृत मतलब लीवर इसका दे दिया है, लीवर है, अंडा, दूध इत्यादि इसका जो है स्रोत है। तो देखिए स्रोत पूछा है, जैसे मांस खाइएगा तो उसमें आपको मांस में B12 मिलेगा, मछली में, या आपको यकृत में भी पाया जाता है।
मतलब लीवर में भी पाया जाता है। तो पूछेगा B12 किसमें, यकृत में भी पाया जाएगा, अंडा, दूध आदि में बताइएगा। तो यकृत को ऑप्शन में हटा दीजिए, खाने के पदार्थ का अगर स्रोत बोले तो ये सब ठीक लगा दीजिएगा। ऐसे यकृत, लीवर याद रखिएगा। के का भी आपको वहाँ पे संश्लेषित होगा विटामिन के का। 35वां प्रश्न है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो सी है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा विटामिन 2 एक क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम बताइए। तो राइबोफ्लेविन बोला जाता है। तो B2 का राइबोफ्लेविन। दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जी, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। तो विटामिन B2 के अच्छे स्रोत पूछे विटामिन B2 का, है ना? तो हम बताएंगे टमाटर खाइए, ईस्ट खाइए, मशरूम खाइए, है ना? फलियां खाइए, हरी सब्जी खाइए, पत्तेदार हरी सब्जी खाइए, पालक वालक खाइए और पनीर खाइए, दूध खाइए, सब में आपको मिलेगा। और इसका रासायनिक नाम अगर B2 का पूछे तो आप बताइएगा राइबोफ्लेविन। यह जो है जल में घुलनशील होता है, क्योंकि B और C जो है जल में घुलनशील है। तो B12 हो या B2 हो, B1 हो, सब जल में घुलनशील होगा। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। अगर ये कमी हो गई तो शरीर में भार में कमी आ जाएगी। साथ ही त्वचा, ओठ, क्या है, जीवा रूखापन आ जाता है। इसके कारण त्वचा, होठ और जीवा जो है रूखापन आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो बढ़ते जाएंगे, है ना? कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। तो ये है हमारा विटामिन डी। सही बात है, इसी का नाम तो है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम होता है, मतलब इसमें हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है डी, तो इसलिए कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर बोले तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। मनुष्यों में विटामिन डी के मुख्यतः 2 यौगिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन D2 अथवा कोले कैल्सीफेरॉल तथा विटामिन D3 एग्रो कैल्सीफेरॉल सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। समझ गए? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम बोले तो कैल्सीफेरॉल बता दीजिएगा। और विटामिन डी का 2 यौगिक के रूप में बांट दिया गया है, विटामिन D2, विटामिन D3। तो विटामिन D2 का अगर पूछे रासायनिक नाम तो कोले कैल्सीफेरॉल बता दीजिएगा। विटामिन D3 का बोले तो एग्रो कैल्सीफेरॉल बता दीजिएगा। और ये सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यह जानते हैं इसकी कमी से क्या होता है, एक टेस्ट हो जाता है। 34वां प्रश्न है कि विटामिन डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये विटामिन के का जल में घुलना, यही तो सबसे बड़ी गलती है, तभी तो सही है। क्यों? क्योंकि बी और सी जो है जल में घुलता है, इसके सिवा कोई नहीं घुलता, सब बच्चा में घुल जाता है। समझ गए? तो हुआ कि नहीं गलत? आप देखिए केवल विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। एक बात ध्यान रखिएगा, बी और सी मतलब कि बी का जितना भी B1 से लेके B12 तक सारा जल में घुलनशील है, ये समझ गए? सी का जितना आएगा सी भी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना होगा। अब वसा में ए, डी, ई, के जितने भी आ जाएं, 1 से 10 तक जितने भी विटामिन डी हैं, जितने भी विटामिन ए हैं, जितने भी ई हैं, के हैं, ठीक है, वो सब वसा में घुलनशील होंगे, अर्थात जल में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलेंगे। अब डी तो गलत हो गए, अन्य सभी विकल्प सही हैं, तो ये सब आगे बढ़ जाइए। विटामिन के रक्त में थक्का जमने के लिए आवश्यक है, थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये यकृत की सामान्य क्रियाओं में भी आवश्यक होता है, यकृत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लीवर के लिए। मतलब इस विटामिन की कमी से रुधिर स्राव होना, मतलब ब्लड अपने आप निकलना, शरीर में एथनी हो जाता है, हीमोफीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। समझ गए? हीमोफीलिया रोग हो सकते हैं अगर इसकी कमी हो गई तो। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो डी को कहेंगे, और क्या? विटामिन डी ही सहायक आहार है। अब है तो सुनिए, तो यहाँ पे सुनिए, विटामिन को सहायक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। सहायक के रूप में हम बाहर से खाना खाते हैं, वो मदद करता है, विटामिन विटामिन लीजिएगा तभी तो सहायक होता है। विटामिन जैव पदार्थ है, प्रथा प्रणालियों में या उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन के बिना भी आप वृद्धि नहीं कर सकते, प्रोटीन हमारा ग्रोथ करता है, लेकिन विटामिन का सहायक के बिना नहीं कर सकता, वो भी जान लीजिए। अगर आप बात करते हैं इसका ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, ऊर्जा के रूप में कोई महत्व नहीं है कि मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते तो ऊर्जा
के लिए है ना, नहीं, ये सहायक के रूप में रखा गया है। परंतु मनुष्य के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों पर नियंत्रण करते हैं और शरीरी या शरीर का जो बीमारियों की बात करें तो बीमारियों से रक्षा करता है। विटामिन का काम है जो मोटाबॉलिक जो प्रक्रम होते हैं उससे हमारा कंट्रोल करता है। ये भी जैसे प्रोटीन का होता है उसी तरह विटामिन का। विटामिन की कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर विटामिन की कमी हो गई तो कई रूप से, आंख से अंधे भी हो सकते हैं, आंख से हमारे हो सकते हैं, हमारे शरीर से हो सकते हैं गड़बड़, इसलिए अपूर्णता रोग कहते हैं इसे। समझ गए? 36 क्वेश्चन नंबर है, सेब का हृदय के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो सेब का जो फल खाते हैं हम लोग हृदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पोटाशियम होते हैं। क्या होते हैं? पोटाशियम। पोटाशियम होते हैं, चलिए पोटाशियम के लिए है इसलिए। तो सेब में प्रचुर मात्रा में आपको क्या पाया जाएगा? पोटाशियम पाया जाता है। यह हृदय के लिए क्या होता है? हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसलिए कहा जाता है हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सेब में पोटाशियम होता है। और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर सामान्य बनाए रखता है। सेब खाइएगा तो अच्छा बात है। ऊंचा जो रक्तचाप है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सेब में होता है फाइबर, कैल्शियम और विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सेब में क्या होता है? फाइबर, कैल्शियम, विटामिन भी आपको मिलेंगे। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडेंट रक्त नलिकाओं में पाए जाने वाले वसा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो किससे करता है? वसा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। 37वां प्रश्न की बात करें, मानव शरीर के विटामिन ए संचित रहता है। तो हम जानते हैं यकृत में संचित रहता है। ये भी ए भी आपका विटामिन लगभग आपको कहाँ रहेगा? यकृत में संचित होगा क्योंकि विटामिन बाहर चले रहा है ना, तो पचाने उचाने का काम करना या एक्टिव रहने का काम करना है सब यकृत के माध्यम से होगा। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल शब्द में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत मतलब लीवर में संचित रहता है, मतलब वहाँ पे जाकर रहेगा। इसका रासायनिक नाम अगर बोलें तो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए तो? रेटिनॉल होता है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ऐसे रेटिनॉल है, याद रखिएगा। विटामिन बी का बताइएगा। तो रासायनिक नाम अगर पूछे रेटिनॉल बताइएगा, किसका? विटामिन ए का। यह विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। तो एकदम सही बात है। जो है हमारा बी और सी को याद रखिए, बी और सी को छोड़कर, बी और सी कहाँ घुलता है? जल में। तो बी और सी को छोड़कर सारा जो है वसा में घुलनशील होते हैं जितने भी विटामिन हैं। तो बी और सी कहाँ घुलते हैं? जल में। तो ए कहाँ घूमेगा? मतलब घुलेगा, घुलनशील होगा तो वसा में। बस इतना जानिए। इसका मुख्य कार्य क्या होता है विटामिन ए का? वृद्धि करना, आंखों की निरोगता कहिए, आंखों की जो है बीमारी को बचाता है। इसकी कमी से अगर पूछे, विटामिन ए की कमी से पूछे तो अनेक शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रतौंधी होने का कारण है, लीमिया, वृद्धि रुकना आदि जो है ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो जीरो फैथेलीमिया जो है वो क्या होता है? ये सब जो है बीमारी है। मछली के यकृत का तेल, ठीक है, मछली के यकृत का तेल, क्यों? क्योंकि मछली में आपको विटामिन मिलता है, इसलिए मछली के यकृत में, लीवर में तेल है। तो उस तेल क्या है? विटामिन, उसमें ए पाया जाता है, मतलब विटामिन पाया जाता है। यकृत में गुर्दा, टमाटर, मक्खन, अंडा की जो है दर्जी आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। देखिए अगर पूछे स्रोत विटामिन ए का तो मछली के यकृत का तेल, मतलब विटामिन का यकृत में, गुर्दा में, टमाटर में, मक्खन में, अंडा में, ये सब में आपको विटामिन ए आपको मिलेगा। ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन है? विटामिन ई का 38 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो हम बताएंगे गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल तो ये है, तो चलिए जानते हैं। देखिए गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाएं क्रियाओं को सामान्य कार्य करने में मदद करता है। यह हार्मोन जो है त्वचा, हड्डी, बालों एवं ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। साथ ही सामान्य जनन के लिए इसका विशेष महत्व है। समझ गए?
इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। अंकुरित गेहूं के अतिरिक्त यह विटामिन जो है आपको विटामिन ए हरी सब्जी में, दूध में, मक्खन में, वनस्पति तेल आदि में पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो विटामिन के हरी सब्जी में मिलेगा, मतलब हरी सब्जी में मिलेगा विटामिन, दूध में मिलेगा, मक्खन में मिलेगा, वनस्पति तेल में मिलेगा विटामिन ई। ठीक है, अंकुरित गेहूं में भी विटामिन ई रहता है। जनन शक्ति को कमजोर कर देता अगर विटामिन ई की कमी रही तो। ठीक है ना, चलिए खत्म हो गए, आगे बात करते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित का सही मिलान कर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित का सही मिलान करना है, विटामिन एक तरफ रहेगा, रासायनिक नाम। आज विटामिन खत्म हो जाएगा, जैसे प्रोटीन पढ़े उसी तरह विटामिन पढ़ेंगे। तो इसका बताइए। तो इसमें देखिए मिलान करते हैं, V2 का हम बता चुके हैं बहुत बार, राइबोफ्लेविन जो कि आपका ए का 2 होगा। विटामिन 3 बताइए, बहुत ईजी है, खाली विटामिन B3 बताइए। विटामिन B2 पढ़े ना, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 बताइए, तो B3 बताइए जल्दी। तो ये हमारा पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B5 बताइए। 5 है तो आप अच्छे से जानते हैं, निकोटीनेमाइड है या निकोटीन आप बोल सकते हैं, निकोटीन नेमाइड बोल सकते हैं, निकोटीनेमाइड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन B6 अब जान गए, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 अगर बोले तो पायरिडॉक्सिन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का आप बताइएगा पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 का निकोटीनेमाइड हो गया, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्लियर हो गया। 40वां प्रश्न है, सुनिए। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुल्य है या बहुमूल्य कहिए है। तो बताइए, हम बासमती चावल जब पकाते हैं तो लंबे क्यों हो जाते हैं? तो क्योंकि एमाइलोज के कारण हो जाते हैं। एमाइलोज है क्या भाई? चलिए जानते हैं। तो देखिए, बासमती चावल के दाने में एमाइलेज बोलिए, एमाइलोज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नामक स्टार्च इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, जिस कारण वह पकने पर लंबे हो जाते हैं बासमती चावल। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब 100 ग्राम अगर आप चावल मान लीजिए पका रहे हैं तो उसमें कितना होगा? 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में चावल में अधिक फाइबर, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। तो सोचिए, चावल में फाइबर, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है कि कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये हमारा स्टेरॉइड है। ये पढ़ चुके हैं और पहले भी टॉपिक में, हम इससे थोड़ा फास्ट चलेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है, ये हम जानते हैं। यह जो है मोम जैसा एक पदार्थ होता है। कौन? स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल जो है क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड है। कैसा दिखता है? मोम जैसा दिखेगा। जिसकी उत्पत्ति अगर पूछे तो यकृत द्वारा होता है, मतलब लीवर द्वारा होता है, इसलिए मोम जैसा दिखेगा, मतलब यकृत द्वारा की जाती है। यह सभी पशुओं और मनुष्यों के संपूर्ण भाग में पाया जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होने का बात करते हैं, जो कि लीवर द्वारा की जाती है, तो ये मनुष्य हो या पशु हो, सभी के संपूर्ण भाग में होता है, संपूर्ण हिस्से में पाया जाता है। यह जो है वसा का ही एक प्रकार माना जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है कोशिका झिल्ली का अनिवार्य अंग माना जाता है, ये आप जान लीजिए, जहाँ उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। मतलब ये जो है बढ़ाने में, ठीक है, फैटी लीवर कहिए, वसा बढ़ाने में काम देती है, या फिर बीमारी जो होता है उत्पन्न हो जाता है कोलेस्ट्रॉल होने से, हार्ट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पता है ना। परंतु शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर हृदय के रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो ये हम पढ़ चुके थे भी एक बार, बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। 42 क्वेश्चन नंबर में आप देख लीजिए आगे।
क्वेश्चन क्या है, तो 42 में है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। विटामिन के है तो विटामिन के बताइए, तो इसमें क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो विटामिन के में अगर देखा जाए तो अल्फा अल्फा होता है, ठीक है। आप देखेंगे एक्स जिसे हम बोलते हैं अल्फा अल्फा, जिसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। विटामिन डी में बताएंगे तो विटामिन डी आप देखते ही यकृत याद आया होगा, ठीक है। कार्ड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई जो कि गेहूं में आपको अंकुरित गेहूं पढ़े होंगे, तो गेहूं भ्रूण का तेल में आपको पाया जाएगा विटामिन ई, ठीक है। और सी तो हम जानते हैं नींबू खट्टा चीज में, तो आपका ये आंसर जो है डी आंसर होगा। चलिए इसके बारे में जान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे है, तो इसमें हमको नहीं लगता समय देने की जरूरत है। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए। 43 क्वेश्चन नंबर है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो वो करती है हमारे शरीर की ऊष्मा का क्षय। शरीर की ऊष्मा का क्षय करती है, ठीक है। तो शरीर की ऊष्मा का जो क्षय करती है मतलब बर्बाद करती है, ऊष्मा को समझिएगा नष्ट करती है। ये पढ़ चुके थे हमको। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा क्षय होने से रोकती है, मतलब जो ऊष्मा हमारा टेम्परेचर है वो बर्बाद करने से बचा देती है, क्षय जो होना है हमारा प्रकाश उससे बचा देती है। साथ ही बाह्य आघातों से शरीर की रक्षा करती है हमारा वसा फैट। उल्लेखनीय है कि वसा के उपापचय बोलिए प्रक्रम से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की अपेक्षा अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होता है। सही बात है, हमारा वसा अगर खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा से प्रोटीन देता है, मतलब मदद मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की अपेक्षा से जो है अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारा वसा। 1 ग्राम वसा, ठीक है ना, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, समझ जाइए। तो प्रोटीन की अपेक्षा अधिकतम ऊर्जा प्रदान होती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 9.3 वसा का है ये। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के ऑक्सीजन से अगर बात करें, सिर्फ वसा का है 9.3 कैलोरी की मात्रा ऊर्जा प्राप्त होती है, समझ गए। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 1 ग्राम की बात करेंगे ना, तो उसमें ऑक्सीजन से जो मात्रा होती है, मतलब प्रोटीन के ऑक्सीजन से मात्रा पूछे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है, मतलब 3.5 कहीं कहीं देता है, जो कि हम ऊपर पढ़ते थे। 44 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं, आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होते हैं? तो ये हमारा इसमें देखिए ए और सी दोनों होंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए और सी दोनों होगा, मतलब ए और सी दोनों होगा, विटामिन के और विटामिन B12। अगर B12 देता तो विटामिन के नहीं रहता तो सही हो जाता, लेकिन दोनों है तो दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मनुष्य के आंत में उपस्थित ई कोलाई जीवाणु द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है, समझ गए, बैक्टीरिया द्वारा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम अगर बोले तो साइनोकोवैलिन बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से अगर बोले B12 की कमी से तो शरीर में रुधिर कमी हो जाती है, ताकत। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर पूछे तो हम बताएंगे फिलोक्यूनोस बोलेंगे। इसका मुख्य काम है क्षतिग्रस्त अंग पर रुधिर का थक्का जमाना, तो ये विटामिन के का है। अब विटामिन B12 में भी यही प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। इसमें भी रुधिर कमी हो जाती है, इसमें भी हमारा थक्का जमता है, और जो कि बहुत दिक्कत, मतलब थक्का जम रहा है तो सही है, और नहीं जमेगा तो दिक्कत है। इसकी कमी से रुधिर स्राव होने लगता है, मतलब थक्का नहीं जमेगा तो रुधिर खून बहने लगेगा। तो ये विटामिन B12 और विटामिन विटामिन B12 और विटामिन के का दोनों का एक ही मिला जुला है, ठीक है ना। ये भी थक्का जमने से है, वो भी थक्का जमने से है। एथनी हेमोफीलिया जैसे रोग हो सकती है, समझ गए, विटामिन के की कमी से। अब विटामिन B12 से भी वही लगभग बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का जो है आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो देखिए, एक तरफ अणु है, एक तरफ उपस्थित तत्व है। तो जैसे विटामिन B12, तो B12 में बताइए कोबाल्ट होगा, ये हम जानते हैं, क्या ये बात सत्य है? एकदम सत्य है। हीमोग्लोबिन में बताइए, बहुत ईजी है, आप जानते हैं, लोहा आयरन होता है। क्लोरोफिल में बताइए, क्लोरोफिल पित्तल का तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, है ना, इसका तो टिक लगा दिएगा, तांबा, तो बच गया मैग्नीशियम, यही आंसर हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए लिख लीजिए, विटामिन B12 कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और पित्तल हमारा तांबा।
नंबर देखिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो हम जानते हैं एमाई लोज होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसका बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ा-सा बता देते हैं। और कि देखिए बासमती में चावल के दाने में क्या होता है, एमाई लेज नामक स्टार्च पाया जाता है, ये हम पढ़े थे, जिस कारण पकाने पर लंबा हो जाता है। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जो कि यहाँ पे देखिए 1100 ग्राम पके हुए चावल के लगभग कितने हो जाते हैं, 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ऊपर पढ़े थे 100 ग्राम पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़े 1100, जिसमें से कितना निकलेगा, 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। अन्य खाद्य पदार्थ की तुलना में चावल में अधिक फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, तो जो कि खत्म हो गया। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर खत्म हो